दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल स्टडी मौका पर। देखिए आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले भू आकृतिक विज्ञान का यानी जियोमॉर्फोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अपक्षय। बेसिकली अपक्षय क्या होता है दोस्तों? तो अपक्षय जो होता है उसमें वायुमंडलीय तत्वों के द्वारा धरातल के जो पदार्थ हैं, चट्टानें हैं, शैलें हैं, उन पर की गई क्रिया सम्मिलित होती है। और अपक्षय के अंदर अनेक प्रक्रियाएं हैं जो कि पृथक या फिर सामूहिक रूप से धरातल के पदार्थों को प्रभावित करती हैं। अगर देखिए अपक्षय को परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि मौसम एवं जलवायु के कार्यों के माध्यम से, यानी मौसम एवं जलवायु की क्रियाओं के माध्यम से शैलों के यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन को अपक्षय कह सकते हैं। यानी यह अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मौसम एवं जलवायु की क्रियाओं के माध्यम से शैलों का यांत्रिक विखंडन एवं रासायनिक वियोजन होता है। अब देखिए अपक्षय जो है पदार्थों का उसमें थोड़ा बहुत संचलन भी होता है, इसलिए इसको हम स्वस्थानीय तदस्थन प्रक्रिया कहते हैं। अपक्षय, अब देखिए यहाँ पर अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें दोस्तों, अगर अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों की मैं बात करूँ तो बेसिकली जटिल भौमिकी, जलवायु और स्थलाकृतिक एवं वनस्पतिक कारकों द्वारा अपक्षय जो है वो प्रानुकूलित होता है यानी प्रभावित होता है। देखिए जटिल भौमिकी का क्या है, मतलब क्या है? मतलब जो इसमें अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शैलों का क्या होता है, खंडन होता है, टूटती हैं और उनका एक प्रकार से देखा जाए तो अपघटन होता है। अब देखिए शैलें जो होती हैं वो दोस्तों खनिजों की बनी होती हैं। शैलें खनिजों की बनी होती हैं और जो खनिज होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो खनिज होते हैं उनकी कठोरता, दृढ़ता जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। कुछ खनिज कठोर होते हैं, कुछ खनिज जो है थोड़े कम कठोर होते हैं, जैसे कि सबसे कठोर हीरा, तो फिर उसका अपघटन जो होगा वो देरी से होगा। इस प्रकार से देखा जाए तो जटिल भौमिकी जो है अपक्षय को प्रभावित करती है। तथा जलवायु भी कारक की बात करें तो देखिए अलग अलग जगह की जो जलवायु है वो भी अपक्षय की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। जैसे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की बात करूं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में तापमान और आर्द्रता अधिक होती है, जिसके कारण वहाँ पर रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। अब देखिए शुष्क जलवायु में आर्द्रता कम होती है और तापमान अधिक होता है, जिससे शैलें में क्या होगा कि फैलाव की या सिकुड़न की, शैलों में संकुचन पैदा होगा या फैलाव पैदा होगा। इस वजह से वहाँ पर जो है आपका अपक्षय क्या होगा, अधिक होगा। और वहीं बात करूँ अगर शीतोष्ण जलवायु की तो यहाँ पर रासायनिक अपक्षय अधिक होता है और शीत ऋतु में जो है रासायनिक अपक्षय अधिक होता है। अब देखिए इन सब में जलवायु का विशेष महत्व है, क्योंकि मैंने बताया ये तो हुए जलवायु प्रभावित करने वाले कारक। अब अपक्षय के प्रकार देखते हैं। बेसिकली दोस्तों अपक्षय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला रासायनिक, भौतिक या एवं यांत्रिक तथा जैविक। तो रासायनिक अपक्षय देखते हैं। रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं, तो रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाओं में होता कुछ यूँ है कि जो अपक्षय जो होता है वो रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। जैसे कि इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि विलयन। तो विलयन में क्या होता है कि जो आपकी शैलें हैं ना, वो शैलों में उपस्थित जो खनिज हैं, शैलें खनिज की बनी होती हैं, आप जानती हैं अलग अलग प्रकार के खनिजों से मिलकर शैलें बनती हैं। अब जो शैलों में उपस्थित खनिज होते हैं जो जब वो जल में घुल जाएंगे तो क्या होगा, शैलें जो है टूट जाएंगी, उनका विखंडन हो जाएगा, यानी एक प्रकार से देखा जाए तो उनका विलयन बन जाएगा। इसको हम विलयन बोलते हैं। और कार्बोनेटीकरण, कार्बोनेटीकरण बेसिकली एक प्रक्रिया है जिसमें जो जल होता है और तथा CO2 मिलकर कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, और ये कार्बनिक अम्ल जो है वो फिर उन पर शैलों पर अटैक करते हैं और उनके जो खनिज हैं उन पर आक्रमण करते हैं। और देखिए एक बात और बताऊँ मैं, जो कार्बनिक अम्ल होते हैं ये ऐसे खनिजों पर अटैक करते हैं जिसमें लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम के तत्व विद्यमान हो। मतलब ऐसे खनिजों पर ये अटैक करेंगे जिसमें लोहा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम मौजूद हो। फिर अगर जलयोजन की बात करें, जलयोजन में क्या होता है, जलयोजन एक अलग प्रक्रिया है रासायनिक अपक्षय की। जलयोजन में जो शैल होते हैं वो उनके जो खनिज होते हैं वो जल सोख लेते हैं, जिससे क्या होगा कि जो शैलों की आयतन में वृद्धि होगी और फिर शैल जो है विखंडित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ऑक्सीकरण, अब देखिए ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो जल के साथ मिश्रित
रूप से खनिजों पर प्रभाव डालती है। और जो है लौह खनिज जो हैं वो आर्द्रता के प्रभाव के कारण, जो ऐसे शैल जिसमें लौह खनिज पाए जाते हैं वो आर्द्रता के प्रभाव के कारण जो है वो विखंडित हो जाते हैं और ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, एक प्रकार से जो लौह खनिज होते हैं। देखिए न्यूनीकरण मतलब जल के द्वारा शैलों का अपघटन। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है आपका भौतिक अपक्षय प्रक्रिया। तो बेसिकली भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में क्या होता है, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय यानी कि जब रासायनिक क्रियाओं के द्वारा अपक्षय ना हो तो उसको हम भौतिक अपक्षय प्रक्रिया बोलते हैं। और जो भौतिक अपक्षय जो होता है वो अलग अलग फोर्स पर निर्भर करता है। ये अप्लाइड, इसमें कुछ अप्लाइड फोर्सेज होते हैं जैसे गुरुत्वाकर्षक बल और आपका अपरूपण प्रतिबल या फिर ताप क्रम में परिवर्तन। देखिए टेम्परेचर में जब परिवर्तन आता है, आर्द्रता या कम अधिक होती है तो फिर वो शैलों में संकुचन होता है और इस प्रकार से जो है वो आपका भौतिक अपक्षय होता है। क्रिस्टल यानी कि जो शैलों के क्रिस्टल होते हैं उनमें वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण भी जो शैलों का विस्तारण हो जाता है उससे क्या होता है, भौतिक अपक्षय। शुष्कन एवं आर्द्रन चक्रों से नियंत्रित जल का दबाव। देखिए शुष्कन एवं आर्द्रन चक्र, तो देखिए जल से कैसे भौतिक अपक्षय होता है, जब मतलब जो शीत ऋतु या फिर जो आपकी शीत क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन के समय में जल जो है वो चट्टानों की शैलों के जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं शैलों में, उनके रंध्रों में घुस जाता है, जिससे फिर वो रात के समय तापमान में कमी होने के कारण बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है और बर्फ़ में परिवर्तित हो जाता है तो जानते हैं आप बर्फ़ का आयतन अधिक होता है और इस प्रकार शैलें जो है टूट जाती हैं और इस प्रकार से भौतिक अपक्षय को बढ़ावा मिलता है। देखिए भौतिक अपक्षय जो होता है, भौतिक अपक्षय अधिकांश तापीय विस्तारण यानी टेम्परेचर विस्तारण एवं ताप दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रियाएं लघु एवं मंद होती हैं, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण शैलों के सतत शांति के फलस्वरूप ये शैलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती हैं। यानी कि भौतिक अपक्षय भी शैलों के संकुचन के कारण जो है कभी कभी बड़ी हानि पहुंचा सकते हैं। जैविक कार्य या फिर एक प्रकार से देखा जाए तो जिसको हम बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड ब्रीथिंग। अब देखिए जैविक क्रियाएं कैसे अपक्षय को प्रभावित करती हैं, जैविक क्रियाओं द्वारा कैसे अपक्षय होता है, तो यानी कि जीव जंतुओं के द्वारा जब अपक्षय होता है, जैविक वस्तुओं के द्वारा जब अपक्षय होता है तो उसको हम जैविक अपक्षय कहते हैं। जीवों की वृद्धि या संचलन से उत्पन्न अपक्षय वातावरण एवं भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन्स के स्थानांतरण की दिशा में एक योगदान है। यानी कि इसमें जीवों के द्वारा भौतिक परिवर्तन से खनिजों एवं आयन का स्थानांतरण होता है, जैसे कि केंचुआ, दीमक और कृंतक यानी चूहे। कृंतक मतलब जो दांत से खाते हों, और जैसे कि अलग अलग जीवों द्वारा बिल खोदने से और आपको बेजिंग फाइन के द्वारा नई सतहों का निर्माण होता है और इससे रासायनिक प्रक्रिया के लिए एक अलग जो है सतह में नमी एवं हवा के वेदन में सहायता मिलती है। देखिए मानव भी अपक्षय को प्रभावित करता है। मानव भी बस्तियों को अस्त व्यस्त कर, खेत जोतकर, मिट्टी में कृषि करके धरातलीय पदार्थों में वायु, जल एवं खनिजों के मिश्रण तथा उनमें नए संपर्क स्थापित करने में सहायक होता है। सड़ने वाले पौधे एवं पशुओं के पदार्थ जो हैं वो ह्यूमिक, कार्बनिक एवं अन्य अम्ल जैसे तत्वों के उत्पादन में योगदान देते हैं, जिनमें कुछ तत्वों का सड़ना, क्षरण तथा घुलन बढ़ जाता है। पौधों की जड़ें धरातल के पदार्थों पर ज़बरदस्त प्रभाव डालती हैं। वो कैसे कि पौधों की जड़ें जब ज़मीन में जा रही होती हैं वो चट्टानों को यांत्रिक रूप से मैकेनिकली विखंडित कर देती हैं, तोड़ देती हैं। नेक्स्ट जो है वो है आपका अपक्षय के विशेष प्रभाव। अपक्षय के विशेष प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग। अपशल्कन में क्या होता है कि जो चट्टानें जो होती हैं वो उनमें संकुचन एवं फैलाव के कारण चट्टानें टूट जाती हैं, विखंडित होती हैं। शैल या फिर जो आधार शैल हैं ऊपर से मोटे तौर पर घुमावदार चादर के रूप में उत्खंडित होती हैं, जिसके परिणामस्वरूप चिकनी एवं गोल सतह का निर्माण होता है, जिसको अपशल्कन कहते हैं। अपशल्कन जो है वो अनलोडिंग एवं तापक्रम परिवर्तन द्वारा प्रेरित फैलाव एवं संकुचन के कारण भी होता है। अपशल्कित गुंबद एवं टॉर्स क्रमशः अभारतीकरण एवं तापीय संकुचन से उत्पन्न होती है। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका अपक्षय का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। अपक्षय का महत्व क्या है, तो देखिए अपक्षय प्रक्रिया में शैलों का विखंडन होता है, जैसे कि हम जानते हैं। अपक्षय प्रक्रिया शैलों छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने तथा न केवल
आवरण प्रस्तर एवं मृदा निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। यानी कि आवरण प्रस्तर और मृदा निर्माण के लिए एक प्रकार से देखा जाए तो वो शुरुआत होती है, और अपर्दन एवं बृहद संचलन में भी ये सहायक होता है। जैव मात्रा या जैव विविधता के लिए क्यों सहायक है? क्योंकि जो आपकी वनस्पति जैव विविधता जो है वो वनस्पति पर निर्भर है, और जो वन है वो अपक्षय परिवार यानी अपक्षय की गहराई पर निर्भर करते हैं। यदि शैलों का अपक्षय ना हो तो अपर्दन का कोई महत्व नहीं होगा। इसका मतलब है कि अपक्षय जो है वो बृहद क्षरण, अपर्दन और उच्चावच के लघुकरण में यानी कि उच्चावच के संतुलन में सहायक है, एवं स्थलाकृतियाँ जो हैं वो अपर्दन का ही परिणाम है। और जब अपक्षय नहीं होगा तो अपर्दन में भी क्या होगा, दिक्कत आएगी थोड़ी। शैलों का अपक्षय एवं निक्षेपण। शैलों का अपक्षय एवं निक्षेपण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि मूल्यवान खनिजों जैसे कि लोहा, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, तांबा के अयस्क और इनका एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन में ये सहायक होता है। अपक्षय जो है वो मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। जब शैलों का अपक्षय होता है, देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है बॉक्स में बात दे रखी है कि जब शैलों का अपक्षय होता है तो कुछ पदार्थ भूमिगत जल द्वारा रासायनिक एवं भौतिक निक्षालन के माध्यम से स्थानांतरित हो जाते हैं तथा शेष बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण हो जाता है, और इस प्रकार अपक्षय के हुए बिना बहुमूल्य पदार्थों का संकेंद्रण यानी एक जगह आना उनका पर्याप्त होगा तथा आर्थिक दृष्टि से उनका दोहन, प्रक्रमण तथा शोधन के लिए व्यवहार्य नहीं होगा। इसको हम समृद्धिकरण कहते हैं। पदार्थों का संकेंद्रण समृद्धिकरण कहलाता है अपक्षय की प्रक्रिया द्वारा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अपक्षय।